नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी ने अपना पाठ्यक्रम 1 से 2 बार बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। जैसे कि हाल ही में कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं, सूचनाएँ मिल रही हैं कि विभाग को रिक्तियों के पर भेजे गए हैं कि कितनी कहाँ रिक्तियाँ हैं शिक्षा विभाग में। उसको लेकर ऐसा वीडियोज़ में सुनने में आया है, देखने में आ रहा है कि जल्द ही आपको विज्ञप्ति जारी मिल सकती है फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड का भी कोई जिक्र नहीं सुना, लेकिन जहाँ तक संभव है पहले फर्स्ट ग्रेड की ही विज्ञप्ति आनी चाहिए। तो जो साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी पेटी बांध कर तैयार हो जाएँ, कमर कस लें। कुछ दिनों की बात है, अभी तक शायद आपके नोट्स बन चुके होंगे, 1 से 2 बार आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और अब ऐसे समय में आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन ही करना है अपने शॉर्ट नोट्स का, बार बार। अब ऐसे मौके पर आपको कोई नई किताब लेकर नहीं आनी है, कोई नया कोर्स वगैरह नहीं लेना है। हाँ, अगर आपने अपना पाठ्यक्रम 2 से 3 बार पढ़ लिया है अच्छे से तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का वैसे कुछ बच्चों का मानना है कि हम बार बार इनका रिवीजन करते रहें तो ठीक नहीं है क्या? ठीक तो वो भी है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का इतना फ़ायदा होता है। एक तो आप कितने सारे बच्चों में देते हो, वहाँ आपको आपकी रैंक पता चलती है कि आप दौड़ में कहाँ तक हो। दूसरा, फिर उन टेस्ट सीरीज़ को लेने के बाद आप मायूस मत हो जाना कहीं आपकी रैंक नीचे आए, आपको वो पर्सन ना आने पाएँ तो आप डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वैसे ही पर्सन आए। टेस्ट सीरीज़ में तो आपको पता है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं, जबकि आरपीएससी जो पेपर बनाती है वो औसत बनाती है। उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ बिल्कुल हल्के स्तर के भी होते हैं, मध्यम स्तर के भी होते हैं। तो आप एक तो उनको इतना वो मत लेना कि भाई मेरा इसमें रैंक कम रह गई, मेरे इसमें नंबर कम बन रहे तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ होती है अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए। एक तो आपको उसका पता चलना चाहिए कि आपकी क्या स्थिति है, आप कितने पानी में हैं। यानी आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कौन सा पार्ट आपका ठीक ठाक तैयार हो गया है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ की कहती हूँ, आपने अगर किसी सर का कोर्स लिया है तो ज़रूर उसी की टेस्ट सीरीज़ भी ले लें। अगर आपने कोर्स खुद से किया है अपना कंप्लीट तो आप कोई भी अच्छी सी KR मैया सर की ले लीजिए, सुमनलता मैम भी लेके आती हैं। या फिर टेस्ट सीरीज़ नहीं भी ले पाते हैं तो कम से कम यूट्यूब पर जितने भी पीछे के आए हुए पेपर भी करवाए गए हैं यूट्यूब पर, और अभी भी जैसे सुमनलता मैम लेके आते थे प्रश्नों के लिए, अभ्यास के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं। और भी कई सर होंगे जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं। ऐसे भी आप उस प्रश्न ज़रूर हल करके देखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर नहीं हुआ है तो पहले अपने कोर्स को, अगर आपका टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप अपने कोर्स को पहले बहुत अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने अपने हिंदी साहित्य इतिहास को छोटे छोटे कालखंडों में बांटकर कुछ पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे हिंदी साहित्य में गद्य का जो आविर्भाव हुआ, उसमें जो प्रमुख 4 लेखक थे शुरुआती, उनकी क्या भूमिका रही, और सबसे पहले हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी प्रथम हिंदी की रचना मानी जाती है, कौन हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता कवि माने जाते हैं। ये सारी बातें आज हम थोड़ी सी पढ़ेंगे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आपको इस श्रृंखला से कुछ लाभ मिल रहा होगा। भले ही थोड़े बच्चे देखें इस श्रृंखला को, लेकिन जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि हाँ हमें इनसे फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए ही मैं और वीडियो बना देती हूँ आगे से आगे। तो जैसे कि हम नोट्स के द्वारा पढ़ें तो खड़ी बोली का जो प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं वो तो आपको पता है साथियों, अमीर खुसरो माने जाते हैं। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। उसके बाद जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन का आविर्भाव दक्षिण में हुआ था, वैसे ही दक्षिण से ही हमारी हिंदी जो खड़ी बोली जो है वो दक्षिण भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर खड़ी बोली आई थी। तो दक्षिण भारत में इसके सबसे पहले जो लेखक थे वो थे मुल्ला वजही। कई बार प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण में सबसे पहले हिंदी की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो मुल्ला वजही हैं। उनकी 2 रचनाएं हैं, सबरस और कुतुब मुश्तरी, ये उनकी 2 रचनाएं हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका तो हमारी खड़ी बोली की गद्य लेखकों, खड़ी बोली का जो आविर्भाव हुआ उससे गद्य लेखन की जो शुरुआत हुई हिंदी साहित्य में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत में खड़ी बोली का प्रसार करने वाले कवि गंग भाट माने जाते हैं, जो मुग़ल शासक अकबर के दरबारी कवि थे। उनकी रचना को सबसे पहले माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा जो है, इसको शुक्ल के द्वारा भी माना गया है और सर्वप्रथम इसमें ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था।
उसके बाद जैसे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित वैसे खड़ी बोली का पूछा जाए आपसे तो चंद छंद वर्णन की महिमाएं आएगी और लेखक आएंगे गंगबाट। शुक्ल के अनुसार पूछा जाए शुद्ध एवं परिमार्जित, शुद्ध और उसके साथ परिमार्जित शब्द आ जाए तो खड़ी बोली की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ मानते हैं शुक्ल जी, क्योंकि खासतौर से शुक्ल जी को मध्य में रखते हुए प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी थे। भाषा योग वशिष्ठ। और दूसरी रचना मानते हैं शुक्ल जी ही पद्म पुराण, जिसके लेखक पंडित दौलत राम थे। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक खड़ी बोली आधुनिक शब्द आ जाए तो उसको उन्होंने माना है श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी के नाम से रचना थी, उसको आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। वैसे खड़ी बोली की माना जाए तो चंद छंद वर्णन की महिमा और आधुनिक के साथ आधुनिक नाम साथ में जुड़ जाए तो फिर आपको करना है श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी वैसे तो उनकी अनुवादित कृति मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो मूल रचना विलियम गोल्ड स्मिथ थे उनकी हरमिट रचना का अनुवाद था एकांतवासी योगी, लेकिन फिर भी खड़ी बोली आधुनिक खड़ी बोली की मानी जाती है श्रीधर पाठक द्वारा लिखित एकांतवासी योगी। फिर गद्य के आविर्भाव में प्रमुख भूमिका रही है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की। फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ, नागरी प्रचारणी सभा हुई, ये सारी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधुनिक युग में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 मई 1800 ईस्वी को इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी। तो प्रश्न ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है कि किस शासक के समय, किस गवर्नर जनरल के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 18 अगस्त 1800 ईस्वी को इस कॉलेज का प्रथम प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया था, यानी अंग्रेज को ही प्रथम प्राचार्य बनाया गया था। गिलक्राइस्ट अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि होने पर भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद गिलक्राइस्ट ने ही जैसे कि 4 लेखक पढ़ते हैं हम आधुनिक गद्य में, जिसे लेखक चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, लल्लू लाल, सदल मिस्र और इंसाह अल्लाह खान और मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ये 4 जो प्रमुख गद्य के लेखक माने जाते हैं, जिसमें से 2 फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। तो एक बार ऐसे प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा था, ऐसे प्रश्न आया था। कौन से एग्जाम में आया था मुझे याद नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि 2 जो हैं, जैसे कि मैंने तो ऐसे याद किया था, जो छोटे नाम है ना, लल्लू लाल और सदल मिस्र, इन दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के रूप में इनको इनको नियुक्त किया गया था। वहाँ पर जब लगाया सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसके बाद भाखा मुंशी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, लल्लू लाल और सदल मिस्र को। इन 4 की आपको रचनाएँ भी याद करनी हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, गद्य लेखन में खास तौर से। इसके बाद एक अंग्रेज लेखक थे फ्रेडरिक पिंकोट। ये भी हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। ये यहाँ नहीं थे, अपने देश में रहते हुए, इंग्लैंड में रहते हुए ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देते थे। वहाँ से यहाँ के हिंदी लेखक जो थे उनसे ये पत्राचार के माध्यम से और हिंदी भाषा को खूब बढ़ावा देते थे। फ्रेडरिक पिंकार्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की थी हिंदी भाषा में ही, बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र। ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं फ्रेडरिक पिंकोट की। उसके बाद खड़ी बोली के विकास में 4 प्रथम लेखक मानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनका जन्म स्थान दिल्ली था। इनकी रचना प्रथम सबसे जो मोस्ट रचना है इनकी वो है सुख सागर। और इसके बाद उनकी कुछ रचनाएं आपको और भी मिलेंगी। सुख सागर रचना जो है उनकी विष्णु पुराण पर आधारित थी, जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी ये लगातार लिखी गई थी बिना कोई चिन्हों का प्रयोग किए। तो आचार्य शुक्ल ने सदा सुखलाल की भाषा को पंडिताओपन की भाषा कहा। इन 4 लेखकों की भाषा को सदा सुखलाल ने, आचार्य शुक्ल जी ने क्या क्या नाम दिया वो भी आपको याद रखना है। जैसे सदा सुखलाल जी हैं, इनकी भाषा को पंडिताओपन की भाषा कहा था आचार्य शुक्ल ने। और जो सदा सुखलाल जी हैं, इनकी भाषा ही आधुनिक खड़ी बोली के सबसे अधिक नज़दीक थी 4 में से। दूसरे थे इंसाह अल्लाह खान, जिनकी रचना थी रानी केतकी की कहानी, 1803 ईस्वी में लिखी गई थी। इसका दूसरा नाम था उदय भानचरित। एक बार प्रश्न पूछा गया था ये कि उदय भानचरित किस कहानी का या किस रचना का दूसरा नाम है, तो रानी केतकी की कहानी। इंसाह अल्लाह खां की भाषा बोलचाल की भाषा मानी गई थी। इन्होंने अपनी भाषा में एक हिंदी लिखते समय ये कहा था कि इंदुई छूट और किसी भाषा का पुट ना मिले या किसी बोली का पुट ना मिले, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी का प्रयोग किया था। इन्होंने 4 प्रकार के जो शब्द थे उनसे अपनी रचना को परे रखा था। जैसे कि गंवारूपन यानी ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, ना ही संस्कृत भाषा का, ना ही किसी और बाहरी बोली का, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ही रचना लिखी थी। आचार्य शुक्ल ने कहा है इंसाह
रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा लेखन दिखाना चाहते थे। ये शुक्ल जी का विचार है इंसान अल्लाह खान के बारे में। उसके बाद है लल्लूलाल, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी भी थे। इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। इनकी 4-5 रचनाएं मिलती हैं, जैसे प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है। फिर सिंहासन, 32 बैताल, 25 ब्रज भाषा व्याकरण, ये रचना भी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शकुंतला नाटक और लाल चंद्रिका, ये इनकी जो है रचनाएं हैं लल्लूलाल जी की। उसके बाद आपको सदल मिश्र पढ़ना है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के रूप में था। इनकी रचनाएं हैं नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावती भी है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दूसरे नाम का प्रश्न पहले रानी केतकी की कहानी के बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए चातुष्टय के बाद इन चारों के बाद सदा सुखलाल, नियाज और इंसान अल्लाह खान, सदल मिश्र और लल्लूलाल के बाद हम 2 और पढ़ते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी हमारे हिंदी साहित्य के गद्य लेखन की जो शुरुआत हुई थी उसमें। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, और इन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, यानी ये संस्कृत के शब्दों को ज़्यादा प्रयोग करते थे अपनी लेखन में। इनकी रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, ये तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। फिर है वीर सिंह का वृत्तांत, सिखों का उदय और अस्त, भूगोल, अष्टामलक, इतिहास, तिमिर नाशक, आलसियों का कोड़ा और मानव धर्मसार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद करनी हैं। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला जो नाटक है, ये आपको रचना है इनकी शकुंतला बहुत प्रसिद्ध, ये आपको याद रखनी है। रघुवंश और मेघदूत भी इनकी 2 रचनाएं हैं। ये तीनों रचनाएं कालिदास के काव्य का अनुवाद मानी जाती हैं। लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी समर्थक और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। इन्होंने एक प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह ने। पत्र पत्रिकाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, तो ये तो अंग्रेज़ों के दबाव में आकर इन्होंने उर्दू मिश्रित भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना कि उर्दू का प्रयोग होना चाहिए हिंदी के साथ। लेकिन जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इन्होंने कहा था कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, यानी तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो, लेकिन उर्दू के शब्दों का, दूसरी भाषा की किसी बोली के किसी शब्दों का हिंदी में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, प्रजा हितैषी पत्रिका याद रखनी है। इसके बाद एक थोड़ा दिन हिंदी उर्दू विवाद भी चला था। 1837 ईस्वी में उर्दू को भारत की अदालती भाषा घोषित किया गया था, तब ये विवाद चला था कुछ दिन, हिंदी और उर्दू विवाद। फिर नागरी पर थोड़ी सी बात करें हम नागरी प्रचारणी सभा की। साथियों वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर बताऊं, जैसे इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुआ था। ये तो आपको याद रखनी है। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की आपको डेट और सन याद होना चाहिए, वैसे नागरी प्रचारणी सभा की भी आपको डेट सहित याद होनी चाहिए। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा की काशी में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले क्वींस कॉलेज की कक्षा 9 के 3 छात्रों के मन में आता है, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने तो इसकी ट्रिक बना रखी थी, राम, श्याम और शिव। राम से तो राम नारायण मिश्र, और श्याम से श्याम सुंदर दास, और शिव से शिव कुमार सिंह। ये तीनों आपको याद होने चाहिए कि नागरी प्रचारणी सभा को स्थापित करने की सबसे पहले किसने कल्पना की थी, या किसके मन में ये बात आई थी कि हमें नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे राधा कृष्ण दास। 1896 ईस्वी में इस सभा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन करवाया था, जो त्रैमासिक थी, जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, या जो हिंदी के जो हस्तलिखित ग्रंथ थे पुराने, वहीं उनकी खोजबीन करने के लिए 1896 ईस्वी में, यानी 1893 में तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। उसके 3 साल बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके बाद इस संस्था द्वारा 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन की स्थापना में मदन मोहन मालवीय एवं पुरुषोत्तम दास टंडन का विशेष योगदान था। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की जो स्थापना हुई थी उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन की। फिर नागरी प्रचारणी सभा ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया था, जिसमें 4 लोगों के माध्यम से कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो, और श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 जो हैं प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे। नागरी प्रचारणी सभा ने जो खोज कार्य किया था हस्तलिखित ग्रंथों का, उसमें फिर एक लाइन आती है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो द्विवेदी युग में पढ़ते हैं हम, और जिन्होंने द्विवेदी युग में आकर भी ब्रज भाषा में लिखा था, उनकी एक लाइन आती है, इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को अठी व मूर्ख कहा था, और जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था। और भाषा के अर्थ में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लूलाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में किया था।
ये था हमारा थोड़ा सा एक अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य के नाम से एक आंदोलन चलाया गया था। खड़ी बोली में कविता लिखने का एक आंदोलन चलाया गया था खड़ी बोली का पद्य के नाम से अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा 1827 ईस्वी में। साथियों, वीडियो 15 मिनट का हो गया है। आज मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया है अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास में जो गद्य के 4 लेखक हैं और जो 2-3 संस्थाएं हैं, नागरिक प्रचारणी सभा है, ये 2-4 मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट बताए हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो भले ही आप काम करते करते सुने, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बात अगर आपको याद आ रही है, आपके मस्तिष्क में घूम रही है सारी बातें, तो वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस बात पर आप यकीन कीजिए और बस इसी तरीके से जी जान से जुटे रहिए। हमेशा अपना आत्म मूल्यांकन करते रहिए कि मैंने कितना याद किया, मुझे क्या याद हुआ और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कहाँ तक मेरा पाठ्यक्रम पूरा हुआ है। साथियों, उम्मीद करते हैं जल्द ही भर्ती देखने को मिलेगी और आपको अपने इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। तो लगे रहिए साथियों, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।